मैं हूं मीर साकिब और आज हम एंडोक्राइनोलॉजी का एक और एंडोक्राइन ग्लैंड हम स्टडी करने जा रहे हैं एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। आप जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली उसको रिलीज़ करते हैं इनटू दी ब्लड के अंदर। ये जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती है, रिलीज़ होती है, उसके बाद ब्लड से ये जो हार्मोन्स है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं, ये बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचते हैं और वहाँ पे अपना इफ़ेक्ट अपनी टारगेट साइट्स पे, अपनी टारगेट ऑर्गन्स पे या टारगेट सेल्स पे अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड के जो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बॉडी की हर एक सेल्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह से जब बॉडी की हर एक सेल पे थायराइड ग्लैंड के रिसेप्टर्स है तो ये अपना इफ़ेक्ट अपनी हर एक सेल पे ये क्या करेगा, जो है शो करेगा, अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें, दिस इज़ द बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ बटरफ्लाई शेप्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द थायराइड ग्लैंड एंड दिस इज़ जस्ट लाइक द बटरफ्लाई। इसी की तरह जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड इसकी लोकेशन की बात करें, इट इज़ लोकेटेड जस्ट इन्फीरियर टू द लैरिंक्स। जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जो हमारा साउंड बॉक्स है, उसके बिल्कुल ये क्या है, इन्फीरियर में ये प्रेजेंट होता है। हमारे वॉइस बॉक्स के इन्फीरियर में ये प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, इट हैज़ 2 लोब्स। ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके लोब्स कितने होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। वन ऑन द राइट साइड एंड दिस इज द वन लोब एंड दिस इज द सेकेंड लोब। One on the right side and second on the left side, and these 2 lobes are connected by the mass that is called as isthmus. The 2 lobes of this butterfly shaped structure, this thyroid gland, is connected by the isthmus. It is composed of right and left lateral lobes, right lobe and left lateral lobe, or one on the either side of the trachea. ये दोनों जो लोब्स होते हैं ये हमारे ट्रैकिया के दोनों साइड्स पे होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, दिस इज द ट्रैकिया। ये ट्रैकिया यहाँ से रन कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैकिया रन कर रहा है और ट्रैकिया के दोनों तरफ लेफ्ट राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी ये जो थायराइड ग्लैंड्स के 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय एन इस्मस। इस्मस से इसको जो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड द इस्मस। इट कनेक्ट्स दीज 2 लोब्स, 2 लेटरल लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। और ये जो इस्मस, ये जो थायराइड ग्लैंड है, दिस इज लोकेटेड एंटीरियर टू द ट्रैकिया, inferior to larynx, inferior to voice box and anterior to trachea। बिल्कुल ट्रैकिया के जो सामने ये प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये पीछे से जो है ये ट्रैकिया रन कर रहा है, जिसे आप विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और इसके बिल्कुल सामने जो है ये है थायराइड ग्लैंड, जो कि बटरफ्लाई शेप्ड होता है। अगर हम थायराइड ग्लैंड के इसके मास की बात करें, इसका जो मास होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम्स। इसका थायराइड ग्लैंड का जो है क्या मास होता है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, इट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, इट कंप्राइजेज ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का ये बना हुआ होता है। और जिन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स। ये जो थायराइड ग्लैंड है, दिस कंसिस्ट्स ऑफ दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का ये बना हुआ होता है। और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम थायराइड फॉलिकल्स भी कहते हैं। और ये जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स के ये जो थायराइड फॉलिकल्स है, इनके वॉल्स कंटेन सेल्स। इसके वॉल्स पे क्या होती है, सेल्स होती है, कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स यानी कि जो सैक्स है, ये जो थायराइड फॉलिकल्स है,
यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जो थायराइड फॉलिकल्स है, इनके जो वॉल्स है यहाँ पे सेल्स होती है, और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर सेल्स। These cells are called as follicular cells। और इन्हीं follicular cells का काम क्या है, they produce what, they produce thyroid hormones। इनका ही काम है थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। थायराइड ग्लैंड जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का बना हुआ होता है। दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स हम इनको कहते हैं, एंड दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन द सेल्स ऑन इट्स वॉल एंड दोज सेल्स आर कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर सेल्स। और इन फॉलिक्यूलर सेल्स का ही काम है टू प्रोड्यूस द थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करना है। अब थायराइड हार्मोन्स हमारे पास जो है, थायराइड हार्मोन्स हमारे पास दो है। थायराइड हार्मोन्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास दो थायराइड हार्मोन्स है। वन इज T3। T3 इज कॉल्ड एज triiodothreonine। This is the one hormone, and the second hormone is T4, that is tetraiodothironine। Iodothyronine। these follicular cells, they, या हम कह सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एंड दीज टू हार्मोन्स आर, वन इज T3 एंड सेकंड इज T4। T3 इज triiodothyronine and T4 इज tetraiodothyronine। एंड दिस T3, इसको हम T3 क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स 3 आयोडीन्स, 3 आयोडीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड इस T4 के अंदर कितने आयोडीन्स हैं, 4 आयोडीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस T4 tetraiodothyronine, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायरोक्सिन। This is also called as thyroxine। Tetraiodo T4 is also called as thyroxine, and another hormone is T3 that is called as triiodothyronine। अब यहाँ पे ये जो फॉलिकल्स है हमारे पास, जो थायराइड फॉलिकल्स है, इनके बीच में और जो है वो कुछ सेल्स होती है। थायराइड फॉलिकल्स के बीच में between thyroid follicles के बीच में, between thyroid follicles are few cells called as parafollicular cells। यानी हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर ये जो थायराइड फॉलिकल्स हैं, इनके बीच में कुछ सेल्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, या हम इनको सी सेल्स भी कहते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स हम इनको कहते हैं। और इन पैराफॉलिकुलर सेल्स का भी काम है, एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन। ये क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेस द हार्मोन कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन। एंड इस कैल्सिटोनिन का काम क्या है, कैल्सिटोनिन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड। इट रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल। हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, बाय इनहिबिटिंग osteoclasts, effect of osteoclasts जो है, these are the cells। ये सेल्स हैं जो कि बोन रिजॉर्प्शन कराती है। बोन्स का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है उसका ब्रेक डाउन कराती है। जब बोन्स के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की ब्रेक डाउन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ऑफ बोन्स,
जब बोन्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो हम जानते हैं बोन्स और मेड अप ऑफ, बोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोन्स के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और जब ब्रेक डाउन होगा इन सेल्स का, जब ब्रेक डाउन होगा बोन्स का, तो ब्लड की जो कैल्शियम है ये क्या होगा, ये रिलीज होगा ब्लड के अंदर। और जितना ज्यादा रिजॉर्प्शन होगा, जितना ज्यादा ब्रेक डाउन होगा इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, उतना ज्यादा कैल्शियम रिलीज होगा ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो इस ब्लड के अंदर जो ये कैल्शियम की जो लेवल है, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए पैराफॉलिकुलर सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन, जो कि इन ऑस्टियोक्लास्ट्स को, जो कि इन बोन्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो ब्रेक डाउन कराती हैं, ये जो सेल्स हैं, इनको, इनका इफेक्ट जो है उसको ये क्या करती है, इनहिबिट करती है, उसको ये स्टॉप करती है। जब स्टॉप करेगी तो ब्रेक डाउन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, बोन्स का ब्रेक डाउन नहीं होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का ब्रेक डाउन नहीं होगा। जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो कैल्शियम भी ज्यादा रिलीज नहीं होगा। तो इसी तरह से ये कंट्रोल किया जाता है कैल्शियम की लेवल को। और कैल्शियम अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो कैल्शियम अपटेक कराता है, कौन, कैल्शियम अपटेक इंक्रीजेस, यानी ब्लड के अंदर जो कैल्शियम रिलीज हुआ ड्यू टू द रिजॉर्प्शन ऑफ दीज बोन्स, ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसकी वजह से जो कैल्शियम रिलीज हुआ ब्लड के अंदर, उस कैल्शियम को ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन क्या कराता है, अपटेक कराता है। और फिर से ये क्या बनाएगा, जब कैल्शियम अपटेक होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की फिर से जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। और इस तरह से कैल्सिटोनिन हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। किस तरह से, पहले तो ये काम करेगा, कैल्शियम अपटेक जो है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वापस लेके जाएगा और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करेगा। और सेकंड चीज, ये ऑस्टियोक्लास्ट्स के इफेक्ट को, इस बोन रिजॉर्प्शन को, बोन ब्रेक डाउन को ये क्या करेगा, ये इसको इनहिबिट करेगा, इसको ये बिल्कुल स्टॉप करेगा, ताकि ऑस्टियोक्लास्ट्स और ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, बोन्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ब्रेक ना करे और कैल्शियम ब्लड के अंदर ज्यादा रिलीज ना हो। ठीक है यहां तक। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली, अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। किसकी फंक्शंस की, थायराइड हार्मोन की फंक्शंस की। थायराइड हार्मोन्स जो है, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करता है, उनकी फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। कितने हार्मोन्स रिलीज करता है, 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्या क्या, वन इज T3 एंड अनदर इज T4। T4 आल्सो कॉल्ड एज थायरोक्सिन, इसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, दिस थायराइड हार्मोन्स इंक्रीजेस व्हाट, इंक्रीजेस बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारी बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जिसे हम BMR भी कहते हैं, उसको ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। नाउ व्हाट इज दिस BMR, व्हाट इज दिस बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो थायराइड हार्मोन्स है, दे इंक्रीज द रेट ऑफ कंजप्शन, दे इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। ऑक्सीजन कंजप्शन की जो रेट है, उसकी जो स्पीड है, उसको ये क्या करता है, रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन जो है उसको ये क्या करता है, उसको ये इंक्रीज करता है, उसको ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। BMR का मतलब ही है क्या, BMR मीन्स द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। और इस ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज BMR। और इसको इंक्रीज, इस BMR को इंक्रीज कौन कर रहा है, इसको थायराइड हार्मोन इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीजन कंजप्शन को जो है क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। और हम बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स द ऑक्सीजन, द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन अंडर बेसल कंडीशंस, अंडर बेसल कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस।
नॉर्मल कंडीशंस पे, बेसल कंडीशंस पे ऑक्सीजन का कंजप्शन जो है थायराइड हार्मोन इसको क्या करता है, थायराइड हार्मोन इसको इंक्रीज करता है एट द बेसल कंडीशंस, एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, आप जाग रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, इस टाइम पे जो आपकी बॉडी का जो यानी ये जो नॉर्मल कंडीशन है, आप जाग रहे हैं, बैठे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, और इस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन कैसा है, दैट इज कॉल्ड एज बीएमआर, दैट इज कॉल्ड एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आपका ऑक्सीजन किस तरह से यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। But this thyroid hormone under these normal conditions, under these standard conditions, थायराइड हार्मोन इस बीएमआर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन के कंजप्शन को क्या करता है, ऑक्सीजन के कंजप्शन को इंक्रीज करता है। समझ आ रही है बात? सबसे पहली चीज तो ये, ठीक। और ये चीज, इस ऑक्सीजन कंजप्शन को ये इंक्रीज क्यों कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन हो, फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। और इस ऑक्सीजन जो है, दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर व्हाट, दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन, जो कि बेसल कंडीशंस पे जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, वो कंज्यूम किस चीज के लिए हो रहा है, एटीपी की प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। और इसी के साथ साथ ये जो जब बॉडी के अंदर जब बीएमआर जो है वो क्या हो रहा है, बीएमआर इंक्रीज हो रहा है, बीएमआर जो है इंक्रीज हो रहा है, इसी के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो रहा है। किनका किनका मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म भी जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। और ये चीज कौन करा रहा है, ये चीज थायराइड हार्मोन्स करा रहे हैं, T3 एंड T4। पहले सबसे पहली चीज, ये ऑक्सीजन कंजप्शन को जो है नॉर्मल कंडीशंस पे इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसी के साथ साथ ये ऑक्सीजन कंज्यूम किस चीज के लिए हो रहा है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, ठीक। उसके सेकंड फंक्शन क्या है, ये जो बीएमआर इंक्रीज हो रहा है, इसी के साथ साथ ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज कर रहे हैं, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रहा है, और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म भी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। क्लियर यहां तक बात? अब सेकंड जो चीज है, सेकंड जो फंक्शन है, दैट इज दीज थायराइड हार्मोन्स, they stimulate the synthesis of what, they stimulate synthesis of additional sodium potassium pumps। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स के पास आप जानते हैं, सेल्स के पास क्या है, सेल्स हैव द सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप का काम है सोडियम को इजेक्ट करना फ्रॉम द साइटोसोल इनटू व्हाट, साइटोसोल इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। सेल से सोडियम को ये क्या कराता है, इजेक्ट कराता है, बाहर कराता है, और क्या कराएगा, पोटेशियम जो है, पोटेशियम का इनटेक करेगा। कहां से कहां, फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इनटू व्हाट, इनटू द साइटोसोल ऑफ सेल, इनटू द साइटोसोल। ये हमारी, आप जानते हैं, हर एक सेल के पास ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जिसका काम है सोडियम को इजेक्ट करना फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, और पोटेशियम का इनटेक करना फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इनटू द साइटोसोल। ठीक है ना। अब ये जो थायराइड हार्मोन्स है, ये इनका काम क्या है, ये इन सोडियम पोटेशियम पंप्स का सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा सोडियम पोटेशियम पंप्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है, ये जो सोडियम
को इजेक्ट करना और पोटेशियम को इनटेक करना, दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इस सोडियम को बाहर निकालने में और पोटेशियम को इनटेक करने में क्या लगती है, एनर्जी लगती है। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज होती है, एनर्जी यूज होती है, ठीक है ना। और यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो सेल्स है जिनके पास अब सोडियम पोटेशियम जो है, थायराइड हार्मोन ने ज्यादा से एडिशनल सोडियम पोटेशियम पंप्स प्रोड्यूस किए, सिंथेसाइज किए। जब सोडियम पोटेशियम पंप्स ज्यादा प्रोड्यूस हुए तो यहां पे एटीपी यूज जो है, एटीपी का जो यूज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटीपी यूज विल इंक्रीज, एटीपी की जो यूजेज है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ज्यादा से ज्यादा एटीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ज्यादा से ज्यादा एटीपी क्या होगा, यूज होगा। और इसी के साथ साथ मोर एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, और ज्यादा से ज्यादा जब बीएमआर इंक्रीज हो रहा है, थायराइड हार्मोन बीएमआर इंक्रीज कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, मोर एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, बीएमआर इंक्रीज कर रहा है, बीएमआर इंक्रीज करेगा तो एटीपी की प्रोडक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। एक तो एटीपी की प्रोडक्शन इस टाइम पे थायराइड हार्मोन ज्यादा करा रहा है, इंक्रीज कर रहा है इसकी प्रोडक्शन, और साथ में एटीपी का यूज भी ज्यादा हो रहा है बाय द विद द हेल्प ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप्स। एटीपी को यूज ज्यादा कर रहे हैं, एटीपी प्रोड्यूस भी ज्यादा हो रहा है, एटीपी यूज भी ज्यादा हो रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहां पे ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, मोर हीट इज लिबरेटेड और प्रोड्यूस्ड। समझ आ रही है बात। जब एनर्जी का यूज होता है तो हीट तो एनर्जी जो है वो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में तो लूज होती है, ठीक है ना। तो हीट तो प्रोड्यूस होती है, तो यहां पे भी बीएमआर इंक्रीज होगा तो एटीपी की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और सोडियम पोटेशियम की सिंथेसिस, सोडियम पोटेशियम पंप्स की जो एडिशनल सिंथेसिस हो रही है, एडिशनल जो सिंथेसिस हो रही है सोडियम पोटेशियम पंप्स की, तो उसकी वजह से एटीपी का जो यूज है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप्स रिक्वायर व्हाट, दे रिक्वायर द एटीपी, दे रिक्वायर द एनर्जी। तो एटीपी ज्यादा यूज भी हो रहा है, एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस भी हो रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज, और यहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जब बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है तो बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड एज कैलोरीजेनिक इफेक्ट, कैलोरीजेनिक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज कैलोरीजेनिक इफेक्ट। यानी कि कैलोरीजेनिक इफेक्ट मीन्स the production of more and more heat, production of more heat is called as calorigenic effect। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस थायराइड हार्मोन्स की हेल्प से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं दिस थायराइड हार्मोन्स maintain normal body temperature, normal body temperature। हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कौन काम करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कैसे ये इसको मेंटेन करते हैं, बाय द कैलोरीजेनिक इफेक्ट। कैलोरीजेनिक इफेक्ट क्या है कि बॉडी के अंदर एटीपी का यूज ज्यादा हो रहा है, एटीपी की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है, एटीपी का यूज भी ज्यादा हो रहा है। एंड विद द यूजेज ऑफ दिस एटीपी मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड, एंड दिस हीट इट मेंटेन्स द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो आपने देखा होगा हम नॉर्मल जो मैमल्स है ना, मैमल्स जो हैं दे कैन सर्वाइव, मैमल्स कैन सर्वाइव इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। कौन, मैमल्स।
क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, थायराइड हार्मोन रिलीज करेगा। थायराइड हार्मोन क्या कराएंगे, दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर हीट, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। मगर ऐसे लोग जिनके पास जो विदाउट थायराइड ग्लैंड होंगे, विदाउट थायराइड ग्लैंड जो होंगे, वो इस लो टेम्परेचर के अंदर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द लो टेम्परेचर, दे कैन नॉट सर्वाइव इन लो टेम्परेचर में, ये सर्वाइव नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास थायराइड ग्लैंड नहीं है। जब थायराइड ग्लैंड नहीं है तो थायराइड हार्मोन्स रिलीज नहीं करेंगे। थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं करेंगे तो कैलोरीजेनिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो कैलोरीजेनिक इफेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। समझ आ रही है बात। तो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी किसका रोल है, हमारे थायराइड हार्मोन्स का ही रोल है। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ सेकंड जो इसके बाद जो दूसरी फंक्शन है, दैट इज ये जो थायराइड हार्मोन्स है, दे स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। ये बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। और इसी के साथ साथ ये इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस यूज ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स। ग्लूकोज और फैटी एसिड्स को ये इनके यूजेज को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। किस चीज के लिए, फॉर एटीपी प्रोडक्शन। That means this thyroid gland, these thyroid hormones, they increase the use of glucose and fatty acids for the ATP production. एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो ये किससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एक तो फैटी एसिड से और दूसरा ग्लूकोज से। ये क्या कराता है, एनर्जी की प्रोडक्शन कराता है। ठीक है ना। तो एक और फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कराता है, प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज कराता है और एटीपी प्रोडक्शन कराता है, लेकिन कहां से, फैटी एसिड्स और ग्लूकोज से। ठीक है ना। और एक फंक्शन, दैट इज इट इंक्रीजेस द लिपोलाइसिस। दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, जो कि हमने ग्रोथ हार्मोन का भी फंक्शन देखा था। ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, ग्रोथ हार्मोन भी क्या करता है, लिपोलाइसिस कराता था, लिपिड्स को ब्रेकडाउन कराता था इनटू द फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स रिलीज होते थे, एंड दीज फैटी एसिड्स वर यूज्ड फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। यहां पे भी जो थायराइड हार्मोन्स है, दे आल्सो कॉज द लिपोलाइसिस। ठीक है ना, लिपिड्स ब्रेक डाउन होंगे और इससे क्या होगा, और इंक्रीजेस द एंड इनहेंस cholesterol excretion. It enhances the cholesterol excretion. कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। जब कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन ये ज्यादा कराता है तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूसेस। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होगी, रिड्यूस होगी। जब कोलेस्ट्रॉल का ग्रोथ हार्मोन जो है, दे एनहेंस द कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन, कोलेस्ट्रॉल को ये बाहर निकालेगा, एक्सक्रीट कराएगा। तो जब कोलेस्ट्रॉल बाहर जाएगा तो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या होगा, वो कम होगा, वो रिड्यूस होगा। दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ व्हाट, अनदर फंक्शन ऑफ ग्रोथ, दीज थायराइड हार्मोन्स, जो कि प्रोड्यूस होते हैं किनसे, थायराइड ग्लैंड्स इनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ साथ ये जो थायराइड ग्लैंड है, दे इनहेंस एक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को आप जानते हैं कि ये जो है, दीज आर कॉल्ड एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स हम इनको कहते हैं। दीज आर द इमरजेंसी हार्मोन्स।
इमरजेंसी हार्मोन्स है। और हमने इसमें नर्वस सिस्टम में देखा जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन जो है दे वर पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर एपिनेफ्रिन की बात करें दिस वर रिलीज्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा था, हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा था। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एपिनेफ्रिन जो है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था और ये क्या करा रहा था, हार्ट रेट को इंक्रीज करा रहा था, हार्ट बीट्स को इंक्रीज करा रहा था। ठीक है ना। तो यहां पे भी लेकिन इस एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के एक्शन को इनहेंस कौन कर रहा है, इसको ये इंक्रीज कौन कर रहा है इसके एक्शन उसको, वो है हमारे थायराइड हार्मोन्स। यानी एपिनेफ्रिन अगर हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा था तो इंक्रीज द हार्ट रेट, लेकिन अब अगर थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन्स रिलीज होंगे तो ये हार्ट रेट जो है ज्यादा फास्ट होगी, बिकॉज दिस ग्रोथ हार्मोन, दिस थायराइड हार्मोन, दिस enhances the actions of epinephrine and norepinephrine। तो भी हम कहते हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी जहां पे थायराइड हार्मोन्स जो है क्या होते हैं, ज्यादा रिलीज होते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे उनका जो हार्ट रेट है ना, हार्ट रेट उनकी फास्ट होती है, हार्ट रेट उनकी क्या होती है, फास्ट होती है। और जब भी वो चलते हैं ना वो ज़्यादा देर चल नहीं पाते हैं, उनकी जो है ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, उनका जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स हैं, उनकी सिक्रीशन हाइपर कंडीशन में है, उनकी सिक्रीशन ज़्यादा रिलीज हो रही है। एंड वी नो जब थायराइड हार्मोन्स का जो एक इफेक्ट है, एक फंक्शन है, ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के एक्शन उसको क्या करता है, इनहेंस करता है। जब एपिनेफ्रिन का एक्शन इनहेंस होगा तो ये इसका काम क्या है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो यहां पे भी ये क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर secretion of these thyroid hormones। ठीक है ना। इसी के साथ साथ अब ये जो थायराइड हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स जो हैं ये इन कॉम्बिनेशन विद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्लस इंसुलिन, थायराइड हार्मोन्स ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन के साथ मिलके जो है ये क्या करते हैं, दे एक्सीलरेट बॉडी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ को ये क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। कौन? थायराइड हार्मोन जब किसके साथ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन के साथ जब ये फंक्शन करते हैं तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ को क्या करते हैं, ये एक्सीलरेट करते हैं। बॉडी की ग्रोथ क्या होती है, फास्ट होती है। एंड पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली ये हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम की ग्रोथ को फास्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम की ग्रोथ को फास्ट करते हैं। एंड आवर स्केलेटल सिस्टम, हमारे स्केलेटल सिस्टम की ग्रोथ को ये क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। कौन? थायराइड हार्मोन इन कॉम्बिनेशन विद द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। बॉडी की ग्रोथ में भी इनका क्या होता है, इनका रोल होता है। ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी टाइम पे अगर चाइल्डहुड में या इन्फेंसी में अगर चाइल्डहुड में अगर डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, अगर थायराइड हार्मोन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, थायराइड हार्मोन कम रिलीज होगा, थायराइड हार्मोन ना होने के बराबर रिलीज होगा या कम रिलीज होगा, तो इनके अंदर तो हमने देखा कि थायराइड हार्मोन किसकी डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ करता है नर्वस सिस्टम की। तो यहाँ पे इन बच्चों में जिनके अंदर थायराइड हार्मोन जो है वो कम रिलीज होता है, थायराइड हार्मोन जो है उसकी डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। तो क्या होगा, उनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होती है, उनके अंदर मेंटल एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, मेंटल रिटार्डेशन या हम बोल सकते हैं मेंटल एबनॉर्मेलिटी होती है। इनके अंदर ऐसे बच्चों में जिनके अंदर
थायराइड हार्मोन की जो है क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसकी कमी होती है, कम प्रोड्यूस होता है, तो उनका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली ग्रो और प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, तो इनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन आती है। और दूसरा चीज़ है स्केलेटल सिस्टम को भी ये ग्रो कराता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। तो अगर डिफिशिएंसी होगी थायराइड हार्मोन की तो देयर विल बी द स्टंटेड बोन ग्रोथ। स्टंटेड बोन ग्रोथ जो है वो क्या होगी, वो बहुत स्लो होगी और बहुत कम होगी, और बोन ग्रोथ भी प्रॉपरली नहीं होती है। स्केलेटन सिस्टम की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपरली नहीं होती है। ऐसे बच्चों में जिनके अंदर जो है थायराइड हार्मोन्स की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, कम रिलीज होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें अब ये जो थायराइड हार्मोन्स है, ये थी फंक्शंस, ये जो थायराइड हार्मोन्स है इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, इसकी सिक्रीशन, इसका इनहिबिशन, इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा। हाइपोथैलेमस इसको रेगुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, इट रिलीज अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करेगा। जो TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करेगा किसको, इट विल स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगा। एंड अगेन नाउ पिट्यूटरी विल रिलीज ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करेगा, दैट्स कॉल्ड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड will release a hormone that's called a thyroid releasing hormone, and it will stimulate what, it will stimulate thyroid gland। ये थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करेगा, दैट विल रिलीज T3 and T4 from the follicular cells। फॉलिकुलर सेल्स से ये ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन क्या कराएगा, रिलीज करेगा, यानी थायराइड हार्मोन्स रिलीज कराएगा। अब सिमिलरली अब अगर बॉडी में T3 या T4 की जो सिंथेसिस है, प्रोडक्शन है या लेवल है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली दे विल सेंड अ सिग्नल टू द हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलेट करेंगे। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो हाइपोथैलेमस विल रिलीज द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट पिट्यूटरी विल स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। इस तरह से फिर से T3 और T4 की जो सिंथेसिस है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, अब ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे एटीपी की डिमांड क्या होती है, एटीपी की डिमांड ज़्यादा होती है। एटीपी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा। जहाँ पे कुछ कंडीशंस में जब एटीपी की डिमांड ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में थायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है। थायराइड हार्मोन क्या होता है, थायराइड हार्मोन इंक्रीज्ड कंडीशन में क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। जब एटीपी की जो डिमांड बॉडी के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब एटीपी की डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी क्या काम कराएगी, ये तो लिपोलाइसिस करेगी, और ग्लूकोज से और फैटी एसिड से क्या प्रोड्यूस करेगी, एटीपी प्रोड्यूस करेगा। और इसी के साथ साथ हमने देखा ये एपिनेफ्रिन और एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन ब्लड से आएगा। ब्लड को पंप कौन करेगा, ब्लड को पंप हार्ट करेगा। तो हमने देखा तो हार्ट कैसे, जब हार्ट के अंदर जब पंपिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, हार्ट बीट ज़्यादा करेगा, तब जाके वो ज़्यादा ब्लड जो है वो बॉडी तक पहुंचाएगा। जब ज़्यादा ब्लड पहुंचाएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा। तो हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन का इस सब पे इफेक्ट है। ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के इफेक्ट को, एक्शंस को क्या करता है, इनहेंस करता है। दैट विल इंक्रीज द हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो ब्लड ज़्यादा पंप होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एटीपी की डिमांड जब क्या होती है, एटीपी की डिमांड ज़्यादा होती है तो थायराइड हार्मोन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा रिलीज होगा।
तो एटीपी की डिमांड कब ज़्यादा होती है? कोल्ड इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट कोल्ड है तो एटीपी ज़्यादा चाहिए उस टाइम पे। हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपोग्लाइसीमिया जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी, तो ये होगा ज़्यादा रिलीज होगा। हाई अल्टीट्यूड पे आप है तो एटीपी की ज़रूरत क्या है? अल्टीट्यूड पे है तो एटीपी की ज़रूरत क्या है? एटीपी की डिमांड क्या है? ज़्यादा है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में भी एटीपी की डिमांड जो है वो क्या होती है? एटीपी डिमांड इज मोर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि आप दो जानों को पालना है, एक मदर और जो फीटस जो मदर के यूट्रस के अंदर है, दोनों को एटीपी, दोनों को एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में एटीपी की डिमांड क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब एटीपी की डिमांड ज़्यादा है तो थायराइड हार्मोन्स क्या होंगे? थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होंगे। तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होंगे ताकि एटीपी डिमांड को जो है वो क्या कर सकें? वो हम फुलफिल कर सकें। तो भी आप देखते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें हमेशा जो थायराइड, उनमें जो हमेशा जो कंडीशन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की क्या होती है? कंडीशन होती है। यानी उनका जो थायराइड हार्मोन्स है वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। फिर डॉक्टर जो है वो उनको प्रिस्क्राइब करता है, एट टाइम्स उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप जो है मेडिसिन ले लीजिए ताकि इस थायराइड को हम क्या कर सकें? थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, ठीक है ना। और फिर उनमें क्योंकि ये हाइपरथायराइडिज्म क्यों होता है, ज़्यादा हार्मोन्स क्यों रिलीज हो रहे हैं? क्योंकि एटीपी की डिमांड क्या है? प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा होती है। फिर आफ्टर द पार्चुरेशन, जब वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उनका थायराइड जो है, उनकी जो ये हार्मोन्स हैं फिर से नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं। फिर उनको ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल कंडीशन में फिर से आ जाते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म, अगर ये प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको दिखा रहा है कि उनके अंदर हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है, तो उनमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द एटीपी डिमांड। बॉडी के अंदर एटीपी की डिमांड ज़्यादा है, तभी जाके थायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है। दिस इज ऑल विद दिस टॉपिक। थैंक यू।